नाज़रीन ग्रामी, ये 25 जनवरी 1973 की एक सर्द सुबह थी जब 7:07 पर वर्जीनिया में एक गाड़ी आकर रुकती है जिसका नंबर मैकलीन 123 होता है और इस कार में से एक दरमियाने कद का खूबसूरत नौजवान निकला जिसके हाथ में चीनी साख्त की AK-47 क्लाशनकोव थी और इस नौजवान ने उतरते ही फायर खोल दिया जिसका हदफ CIA के 5 एहलकार थे। उस हमले के नतीजे में 3 एहलकार बच गए, लेकिन 66 साला डॉक्टर लासिंग पेंट और इंजीनियर डॉर्मिंग मारे गए, जिसके बाद ये नौजवान बड़े इत्मीनान के साथ वहां से फरार हो जाता है जिसका नाम एमल कांची था। जी हां दोस्तों, यही वो नाम है जिसको आज हमने अपनी वीडियो का मौजू बनाया है और आज हम बताएंगे कि इस नौजवान के केस में ऐसी क्या खास बात है जो आज तक इसको मुतनाज़े बनाए हुए है और मजीद ये भी बताएंगे कि वो कौन से लोग थे जिनकी मदद से अमेरिका पाकिस्तान में दाखिल होकर एमल कांची को गिरफ्तार करके साथ ले गया था। नाज़रीन ग्रामी, 22 अक्टूबर 1964 को कोयटा के पख्तून कांसी कबीले में आंख खोलने वाला एमल कमगो और शर्मीला सा बच्चा था और इसके वालिद मलिक अब्दुल्ला जान कांसी का ठेकेदारी के अलावा भी वसी कारोबार था। एमल ने ग्रामर स्कूल से मैट्रिक, फेडरल कॉलेज से ग्रेजुएशन और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में MA किया और इस दौरान पश्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन से वाबस्ता हुआ और अपने दीगर तालिब-इल्म साथियों के साथ मुख्तलिफ मुजाहिरों में भी शरीक होता रहा, जिनमें एक मुजाहिरा ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के खिलाफ भी था। लेकिन वो बुनियादी तौर पर कोई मुहिमजू या हंगामा परवर नौजवान नहीं था, बल्कि उस 5 वक्त के नमाजी नौजवान का बेशतर वक्त किताबों के मुताले में गुजरता था। वालिद की विरासत से 65 लाख रुपए उसके हिस्से में आए तो उसने अमेरिका का रुख किया। ये 1991 की बात थी जब उसका इरादा वर्जीनिया में मुकीम अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कोई बिजनेस वगैरह करने का था। आगाज में उसने एक कोरियर सर्विस में मुलाजमत कर ली जिसका मालिक CIA के एक साबिक आला अफसर का बेटा क्रिस मार्सनी था, जबकि ये कंपनी CIA हेडक्वार्टर में अहम पैकेट भी पहुंचाती थी और शायद यही वजह थी कि एमल पर भी CIA के लिए काम करने का इल्जाम आयद कर दिया गया। यहां तक कि जनरल हमीद गुल भी इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर हुए बगैर न रहे और उन्होंने अगस्त 1998 में अपने एक इंटरव्यू में एमल पर CIA की एजेंटी का इल्जाम आयद कर दिया और उनके बकौल वो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर CIA के लिए काम करता रहा था। इन्हीं बातों के दबाव में आकर एमल कांसी ने CIA के एहलकारों पर हमला कर दिया, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। इस वाक़े के बाद एमल अगले रोज PIA की फ्लाइट से पाकिस्तान आ गया, जबकि अमेरिकी पुलिस ने उसके फ्लैट पर छापा मारा और उसके दोस्त जाहिद मीर से क्लाशनकोव बरामद कर ली जिस पर एमल कांसी के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे, जिसके बाद मजीद DNA टेस्ट किए गए जिनकी मदद से यह साबित हो गया कि एमल कांसी ही मुजरिम है। लिहाजा इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन और वज़ीर ख़ारजा मैडिलियन अलब्राइट ने ज़ाती तौर पर उस वक्त के सदर पाकिस्तान फारूक लगारी और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से राब्ता करके कांसी की गिरफ्तारी के ऑपरेशन की मंजूरी हासिल की थी। इस ऑपरेशन के लिए FBI और CIA की मुश्तरका टीम तश्कील दी गई जिसका सरबराह इस्लामाबाद में CIA का स्टेशन चीफ गैरी शेरोन था और ऑपरेशन की मंसूबाबंदी FBI के ब्रैड गैरेट ने की थी। अमेरिका एमल कांसी को तलाश करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया और कोयटा में उसके घर की निगरानी शुरू हो गई, जबकि उसके खानदान के टेलीफोन भी टैप होने लगे और रफ्ता रफ्ता उसके दोस्त अहबाब का ताक़ुब भी शुरू कर दिया गया और इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में छपवा दी गई, जबकि इत्तला देने वाले के लिए भारी इनाम का लालच भी मुकर्रर कर दिया गया। अमेरिकी जासूस इंतहाई जदीद आलात के साथ एमल कांसी की तलाश में पाकिस्तान आ गए और एमल की तलाश के लिए सैटेलाइट की मदद मखसूस कर दी गई। यूं एमल आगे आगे था और अमेरिकी जासूस इदारे इसकी बू सूंघते हुए इसके ताक़ुब में हर कोना छान रहे थे। इसे पकड़ने के लिए अमेरिकी CIA के इंतहाई तजुर्बाकार लोगों ने पाकिस्तान में तकरीबन 13 ऑपरेशन किए। इसके घर को मुसलसल दिन रात कोई लम्हा जाया किए बगैर सख्त निगरानी में रखा गया। एमल कई बरस अकबर बुगटी की पनाह में रहा, लेकिन जब आसफ जरदारी और नसीरुल्लाह बाबर के जरिए एमल की गिरफ्तारी के लिए अकबर बुगटी पर शदीद दबाव डाला गया तो वो खुद ही चला गया। मुबैना मुखबरों की इतला के मुताबिक एमल कांसी उस वक्त पाक अफगान कबायली पट्टी पर रिहाइश पजीर था और अमेरिकी एजेंटों ने मुखबरों को वो तमाम वसाइल मुहैया किए कि किस तरीके से एमल कांसी को पाकिस्तानी हदूद में लाया जाए, जहां उस वक्त के पाकिस्तानी हुक्मरानों से डील हो चुकी थी। चमन और सिबी में अमेरिकन कमांडोज ने अपनी एजेंट की मुखबरी पर धावा बोल दिया
और अफगान बॉर्डर पर एक सरदार के डेरे को घेरे में ले लिया गया, लेकिन ऐमल कांसी फिर भी उनके काबू न आ सका। एक पठान दोस्त ने ऐमल कांसी को पुरकशिश कारोबारी पेशकश की कि वो अफगानिस्तान के रास्ते रूसी इलेक्ट्रॉनिक अशिया पाकिस्तान स्मगल करके भारी रकम हासिल कर सकता है, और यही पेशकश उसको डेरा गाजी खान ले आई, जहां उसको मुखबरी करके पकड़वा दिया गया। 15 जून 1997 को जब वो डेरा गाजी खान के शालीमार होटल के कमरा नंबर 312 में सैफुल्ला के नाम से ठहरा हुआ था, तो सुबह 4 बजे उसे पाकिस्तानी कमांडोज ने इंतहाई महारत और चाबुकदस्ती से गिरफ्तार कर लिया। जबकि उस कमांडो टीम के ऑपरेशन कमांडर ने बताया कि अगर गिरफ्तारी के वक्त चंद सेकंड्स की ताखीर हो जाती तो एक बहुत बड़ी तबाही से हमें दोचार होना पड़ता, क्योंकि ऐमल कांसी हर वक्त एक खतरनाक किस्म के बारूद से भरा हुआ ब्रीफकेस अपने साथ रखता था और जिंदा गिरफ्तार होने की बजाय वो मरना कहीं ज्यादा पसंद करता था। यही वजह है कि ऐमल कांसी ने अपनी जेब से एक छोटा सा खूबसूरत हमायल शरीफ निकालकर उस कमांडो को खुद दे दिया कि तुम इसे अपने पास रख लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे अब अमरीकियों के हवाले कर दोगे और मुझे ये किसी तौर गवारा नहीं कि इस हमायल शरीफ की तौहीन हो। बकौल उस कमांडर के कि मैंने जिंदगी में किसी शख्स को इतनी बड़ी मुसीबत गुजर जाने के बावजूद इस कदर मुतमईन नहीं देखा, और मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो कामयाब हो गया हूं, लेकिन तुम सब इस कदर बदनसीब हो कि तुम और तुम्हारा इदारा सारी उम्र अपने इस कारनामे और बहादुरी का ना तो कहीं जिक्र कर सकेगा और ना ही फख्र कर सकेगा। ताहम जिन को खुश करने के लिए तुमने ये किया है, वो खुद इसको तुम्हारे नामे अमाल में बतौर गाली के इस्तेमाल जरूर करेंगे। दोस्तों, ये अल्फाज बिल्कुल सच साबित हुए, क्योंकि जब अमेरिका में इस केस की समाअत जारी थी तो उस वक्त अटार्नी जनरल ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि पाकिस्तानी वो कौम है जो डॉलरों के लिए अपनी मां तक बेचने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान में शदीद हंगामा खड़ा हो गया था। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह अमेरिका में यह केस चलता रहा और फिर वही हुआ जिसका डर था। ऐमल कांसी को मौत की सजा सुना दी गई, जिसके बाद उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। यूं दिन, महीने और साल गुजरते रहे और फिर आखिरकार तवील मुद्दत के बाद ऐमल कांसी की सजाए मौत का वक्त हो गया। दोस्तों, ये तो अटल हकीकत है कि मौत का तसव्वुर बड़े बड़े शाहजोरों पर लर्जा तारी कर देता है और फौलादी आसाब बर्फ की मानंद पिघलने लगते हैं, लेकिन आम सी जिसामत वाले उस 38 साला कैदी का मामला मुख्तलिफ था। वो न मौत से हिरासा था और न ही अपने किए पर पशेमान, बल्कि वो मुतमईन और आसूदा था, और ऐसे लगता था कि तमानियत उसकी जान तक उतर गई है। यहां तक कि वो उस दिन भी रोजे से था और अपनी जिंदगी के आखिरी अफ्तार के लिए उसने उबले हुए अंडों, रोटी, चावल और केले की फरमाइश की थी, जो कि पूरी कर दी गई। उसने खूब सैर होकर खाया, जैसे वो मौत के सफर पर नहीं, मंजिले जाना की जानिब रवां हो रहा हो। प्रोफेसर मियां सईद भी उसके पास थे, जो कि शुमाली वर्जीनिया में इस्लामिक सेंटर के सरबराह थे, जिन्होंने 11 सितंबर 2001 के बाद भी उससे नाता नहीं तोड़ा था। इफ्तार से फरागत के बाद आखिरी सफर के लिए तैयारी का आगाज हुआ। इस अमल के दौरान भी उसके पांव में कोई लग्जिश नहीं थी, हाथों में कोई लर्जिश और ना ही हाथों में कोई लर्जिश, जबकि इस दौरान प्रोफेसर मियां सईद सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। 1 घंटे बाद वो तैयार था और सजाए मौत के कैदियों के लिए मखसूस नीले रंग के लिबास में उसका गोरा चिट्टा रंग और भी निखर आया था। डेथ चैम्बर की तरफ रवानगी से कबल उसने मोबाइल पर क्वेटा अपनी वालदा से बात की, और यही वो लम्हे थे जब उसके होंठ कपकपाए और पलकें नम होती नजर आई। और फिर डेथ चैम्बर की तरफ जाते हुए भी उस कैदी के वकार और एतमाद में कोई कमी नहीं थी। बिस्तरे मर्ग पर बांधने के बाद उससे कहा गया कि वो जो कहना चाहता है कह ले, लिहाजा उसने अपने जकड़े हुए हाथ की अंगिश्ते शहादत उठाई और कलमा तैयबा का विर्द करने लगा, और फिर 4 मिनट बाद उसे मौत का इंजेक्शन दे दिया गया। होश से मदहोशी और फिर मौत से हम आगोशी तक उसके होंठों पर अल्लाह की वादनीयत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार जारी रहा, और इस तरह धड़कनों की रफ्तार के साथ साथ उसकी आवाज भी मध्यम होती गई और वो बंदा अपने रब के हजूर हाजिर हो गया।